भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए। अब किताब के द्वारा उन्हें लोगों तक पहुंचाना संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई पुस्तक प्रेमी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग सिनेमा प्रेमी जरूर होते हैं। ऐसे में चोला राज्य की कहानी को सामने लाने के लिए सिनेमा एक असरदार माध्यम है। और भले फिल्म एंटरटेनमेंट के नजरिए से 19 हो, लेकिन नॉलेज और अपने इतिहास को जानने के उद्देश्य से 20 साबित होती है। रिव्यू करेंगे पोन्नियन सेल्वन 1। ये पीरियड फिल्म एक साम्राज्य की गाथा को बताने का काम करती है और इस कहानी में धैर्य, वीरता, कायरता, षड्यंत्र और प्रेम के कई रूप देखने को मिलते हैं। 10वीं शताब्दी में चोला राजा साउथ इंडिया में शासन करते थे, लेकिन इस चोला साम्राज्य को बर्बाद करने का षड्यंत्र न केवल बाहरी ताकतें कर रही थी, बल्कि अंदरूनी लोग भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए थे। इन सबके पीछे एक बिखरी हुई प्रेम कहानी भी देखने को मिलती है, जो फिल्म के क्लाइमेक्स तक आते आते और ज्यादा मिस्टीरियस होती चली जाती है। फिल्म के स्क्रीन प्ले को बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया है। चोला साम्राज्य का सालों का इतिहास रहा है, तो उसके हिसाब से फिल्म के फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने का काम किया गया है। हालांकि पूरी कहानी और कैरेक्टर्स को समझाने में समय थोड़ा ज्यादा लिया गया प्रतीत होता है, बट ये जरूरी भी रहता है। अब आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पस से जज करेंगे तो आपको स्क्रीन प्ले में खामियां नजर आ सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से जज करेंगे तो फिल्म में दिखाए गए सीन्स बहुत जरूरी रहते हैं। फिल्म का इंट्रो, जहां पर 3D मैपिंग की मदद से पूरे साम्राज्य और उसकी शुरुआती कहानी को दिखाया गया है, जहां महल के अंदर के सीन्स और कुछ घोड़े और सैनिक वाले दृश्य बैकग्राउंड में चल रहे वॉइस ओवर के साथ बड़े रोचक ढंग से मैच करके दिखाए गए हैं। 3D मैपिंग को VFX का एक पार्ट समझ सकते हैं, जहां 3D में कैमरा मूवमेंट करके सीन क्रिएट किए जाते हैं। फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। 10वीं शताब्दी को जिस प्रकार से पर्दे पर दिखाया गया है, यह आसान काम नहीं रहता। उस सदी को क्रिएट करने के लिए फ्रेम में दिख रहे लोग, उनके वस्त्र, उनका बोलचाल का तरीका, यह तो दिखाना एक बड़ा टास्क रहता ही है। लेकिन आज के समय में उस सदी को क्रिएट करने में VFX का काफी सहारा लेना पड़ता है, जो इस फिल्म में सफलतापूर्वक किया गया है। नतीजा कि फिल्म हर फ्रेम में आपको 10वीं शताब्दी में होने का एहसास दिलाती है। फिल्म में प्रकाश राज के एंट्री सीन में भी एक लंबा वन टेक शॉट देखने को मिलता है, जिसका कैमरा मूवमेंट और कैरेक्टर की एंट्री रोचक फील कराती है। शुरुआती एक्शन सीन में एक पल को बाहुबली वाली फील आती है, बट ये फिल्म अलग है। इस फिल्म को बाहुबली से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं कि बाहुबली इससे बहुत अच्छी फिल्म है, बल्कि इसलिए कि बाहुबली इससे एकदम अलग फिल्म है। वो एक पीरियड ड्रामा फैंटेसी फिल्म थी, जहां अपने हिसाब से कैरेक्टर्स को दिखाने की आजादी थी, क्योंकि वो एक काल्पनिक कथा थी। लेकिन पोन्नियन सेल्वन के साथ ऐसा नहीं था। ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है, जहां आप फैक्ट्स से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो कुछ भी पास्ट में घटा था, आपको थोड़ी बहुत फिल्मी लिबर्टी लेते हुए वही सब कुछ दिखाना है। तो इसलिए दोनों फिल्मों की तुलना ही नहीं की जा सकती। फिल्म में देखा जाए तो एटलीस्ट इस फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है कार्ती को, जो शुरू से आखिर सीन तक बार बार नजर आते हैं। वहीं विक्रम से फिल्म की शुरुआत तो होती है, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा बार फिल्म में देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं जयराम रवि, जिनके कैरेक्टर नेम पर फिल्म का नाम है, उनकी एंट्री फिल्म के सेकंड हाफ में होती है, जिसके बाद पूरी फिल्म उन्हीं के नाम रहती है। तीनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने किरदारों को सही से निभाते देखे जा सकते हैं, खास तौर से कार्ती, क्योंकि उनके पास स्क्रीन स्पेस ज्यादा थी, तो उनके ज्यादा एक्टिंग देखने को मिलती है, जिसमें वो काफी इंप्रेस भी करते हैं। विक्रम का क्रेज शुरू से दर्शकों में रहता है, लेकिन अचानक से उनका कहानी से कट जाना थोड़ा मायूस करता है। ऐश्वर्या राय इस फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज की तरह फील होती है। उनका कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस रहता है। उनके किरदार को जज कर पाना आसान नहीं रहता। उनका काम बहुत अच्छा है। इनके अलावा त्रिशा का कैरेक्टर भी फिल्म में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब रहता है। फिल्म का BGM सीन्स को सपोर्ट करता है। इस तरह के पीरियड ड्रामा फिल्म में BGM का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि BGM को भी उस समय के हिसाब से सजाना पड़ता है। मणिरत्नम का डायरेक्शन भी फिल्म की खूबसूरती को बढ़ाता है। हालांकि अगर उनकी पिछली फिल्मों को देखें या जो उनके डायरेक्शन को समझते हैं, उन्हें यह भी पता होगा कि वो कहानी को इतनी सरलता से कभी नहीं दिखाते कि हर कोई उसे आसानी से समझ जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म हर किसी को पसंद आ सकती है। ये फिल्म एक टेस्ट मैच की तरह है, जहां आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और कहानी को सही प्रकार से बताने के लिए सीन
ऊपर समय देना जरूरी है। बल्कि अगर दूसरे तरीके से कहूं तो जो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से फिल्म देखते हैं या जिन्हें टेस्ट नहीं बल्कि 2020 में इंटरेस्ट है, उन्हें यह फिल्म बोर भी कर सकती है। क्योंकि मैं जिस थिएटर में फिल्म देख रहा था वहां से 2-3 लोग इंटरवल में ही सिनेमा छोड़कर चले गए थे। बट यस, यदि आपको उस कहानी को फील करना है, उस समय को फील करना है, तो फ्रेम दर फ्रेम ये फिल्म आपको उस समय यानी 10वीं शताब्दी का एहसास दिलाएगी। मैं अपनी समझबूझ से इस फिल्म को 3 स्टार देना चाहूंगा। हैव ए नाइस डे।